अधिक आलोचना करने आम सहित दिल्ली वरिष्ठ सांबादिक आलोक कुमार आम सहित जोड़ी होती। सर आपको स्वागत करुच्चे कनेक्ट न्यूज को। सर अंतिम यात्रा मनमोहन सिंह किंतु तांका जीवन यात्रा राजनैतिक यात्रा संपर्क में आप कौन कहे सर? जी मेरे लिए एक थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं आपके दर्शकों को उड़िया में नहीं संबोधित कर सकता, लेकिन दिल्ली मनमोहन हाँ सर, आप हिंदी में बोल सकते हैं सर। जी जी आभार। और दर्शक अगर हिंदी में समझ पा रहे हैं तो मेरा एग्जैक्टली वही कार्यकाल पत्रकारिता के उफान का कार्यकाल था 2004 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उसके पहले की जितनी घटनाएं हुई थी अचानक से। तो आज का दिन दरअसल ऐसा दिन है कि आप वैसे शख्स को याद कर रहे हैं और उसकी यात्रा देख रहे हैं जो वास्तव में सिंह इज किंग है। वो किंग है पूरे विश्व का, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को जिसने अपने चिंतन से, आर्थिक समझ से एक बहुत बड़ी ऊंचाई दिलाई, एक रॉकेट तरीके से वहां लाके पहुंचा दिया कि आज वो विश्व की आर्थिक ताकत बनने की कतार में खड़ा है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ अगर किसी मस्तिष्क से हुआ है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मस्तिष्क से हुआ है। वो 1991 का कार्यकाल या उससे थोड़ा पहले जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, वो भी मुझे याद है कि वो बैठ गए थे चंद्रशेखर, एक हालात वैसे प्रधानमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, और उसी दरमियान राजीव गांधी की हत्या हुई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला चंद्रशेखर को, 8 महीने की सरकार थी और वो जमीन पे बैठ गया, तब देश की ऐसी हालत खराब थी कि सारे सोने गिरवी रखे जा रहे थे विश्व बैंक में। और आप आसपास के देशों में जो अभी है, श्रीलंका ले लीजिए या फिर बहुत सारे देशों में ये घटनाएं हुई हैं जो आर्थिक बिल्कुल विपन्नता के दौर में चला गया था देश। तो मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत उस बिंदु से होती है जहां चंद्रशेखर जमीन पर बैठ करके उन्हें फोन करते हैं और बुलाते हैं और कहते हैं कि बजट बनाना है और ये रास्ता निकालना है। उस समय यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे और उनकी समझ से तब ये स्थिति थी कि वित्त मंत्री या जो बजट मेकिंग था उसमें बाहर के व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन चंद्रशेखर ने वो साहस दिखाया और जमीन पर बैठा और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को बुलाओ जो 83 से लेकर 85 तक इस देश के आरबीआई का गवर्नर रहा है, जिसने विश्व बैंक में बताया है कि आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए। तो आज जब हम देख रहे हैं इस यात्रा में निगमबोध घाट की तरफ जो बढ़ चुका है ये अंतिम यात्रा, और एक ऐसे शख्स की यात्रा है ये जो ना बिल्कुल आराम से सोया हुआ है, और सोया तब है जब भारत को एक बहुत अच्छी ऊंचाई दिला चुका है ये। पिछले दिनों कोई बता रहा था, डॉक्टर के हवाले से कहा जा रहा था कि मनमोहन सिंह का एक ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, तब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उस समय जब आंख खुली उनकी और जब उनका जो ऑपरेशन से पहले जो नशा दिया जाता है वो जब नहीं टूटा, तो डॉक्टर से उन्होंने पहली बात पूछी, जो डॉक्टर ने रेफरेंस के जरिए कहा कि मेरा देश भारत कैसा है, कश्मीर की स्थिति क्या है। तो जिस प्रधानमंत्री की ये चिंता हो कि अपने से सेहत से ज्यादा वो ये बात कर रहा हो तो उसका देश भारत कैसा है, और तो वो डॉक्टर भी हतप्रभ, वो ये बात नहीं पूछ रहे थे मैं ठीक हूं या नहीं। तो इस बात का और इस बात से आप समझ सकते हैं कितना विशाल व्यक्तित्व जा रहा है आज, और इसको समझने की जरूरत है, जो कि थॉरली डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक था। हम लोग खुद बहुत ही आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे सवाल करने वाले पत्रकारों में से रहे थे। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब स्क्रीन पे खड़े होकर, टीवी स्क्रीन पे खड़े होकर के हम लोग सरकार की आलोचना नहीं करते थे, उसकी नीतियों की आलोचना नहीं करते थे, और उस पे ऐसा लगता था कि एक पत्रकार ही उसे ठीक कर रहा है, जो अब सपने वाली बात है। और उस प्रत्यालोचना आलोचना के बावजूद एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। वो कहते थे, जेएनयू में गए एक बार आंदोलन होने लगा और शोर मचने लगा मनमोहन सिंह के खिलाफ, वहां उन्होंने माइक पकड़ा और कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो आखिरी दम तक चाहूंगा कि मेरा ये विरोध होता रहे और यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिंदा रहे, और इसका संरक्षण करूंगा मैं। आपको जो भी करना है, तो एक मॉब के बीच में खड़ा हुआ एक प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है कि मैं आखिरी सांस तक चाहूंगा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे, आप समझ सकते कितना विशाल व्यक्ति है। सर, एक राजनीतिक व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए? सिंह साहब एक बड़े इंस्पिरेशन रहेंगे हमेशा। ये आप जब देखेंगे, झांकेंगे, तब अगर गृह मंत्री अमित शाह ने अगर फैसला कर दिया है, अभी सूचना मिली है कि उनका स्मारक बनेगा,
अब देखिएगा आने वाले दिन में जब दुनिया पूरी तरह से अर्थतंत्र पे सवार हो चुकी है, इनके उस छाया में, उस स्मारक की छाया में लोग जाकर के समझेंगे कि व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। ये राजनेता से बड़े ये हैं, कई लोग कई तरीके से इनकी आलोचना करते हैं कि ब्यूरोक्रेट थे, ये थे, वो थे। भैया ये समझते थे देश की नब्ज को। अब 10 साल तक अगर उस कुर्सी पर बैठे और अपने हिसाब से देश को चलाया और आर्थिक शक्ति बनाया, तो इसमें कई तरह की बातें हो सकती है, हम आप नहीं देख पा रहे हैं। लोग कहते हैं उसके प्रभाव में, तो उसके प्रभाव में। दरअसल ये देश मनमोहन सिंह के प्रभाव में था और तब से नहीं था। मैं जब जिस संदर्भ में आपकी बातें कर रहा था कि जब चंद्रशेखर के दौर से थोड़ी थोड़ी झलक मिलनी शुरू हुई या फिर नरसिम्हा राव की सरकार बनी जिसमें ये वित्त मंत्री बने, तो इन्होंने ही उस कमान को संभाला जिसमें कि भारत अचानक से आर्थिक रूप से खुला। और वो कंटिन्यूटी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी बनी रही, मनमोहन सिंह की वही नीतियां चलती रही और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह खुद बने प्रधानमंत्री। वो 10 साल तक चला और अभी 2014 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कुर्सी पर, तब भी वही नीति चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले शताब्दी को पार करा के शताब्दी में जब हम चौथाई हिस्से में आ गए हैं और भारत जब हम बड़े कुलाचे बड़े कह रहे हैं कि हम विश्व ताकत बन जाएंगे, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, तो इनकी आत्मा में, इस दावे की आत्मा में मनमोहन सिंह, इस दावे की आत्मा में ये शख्स है जो आज निगम बोध विभाग की ओर बढ़ रहा है, जिसके और ये जान ही रहा है, ये एक सशक्त हस्ताक्षर है। इस शताब्दी में अगर कोई याद करेगा भारत का अगर अभिदय हो, अगर सवाल कहना नहीं ठीक लग रहा है, भारत अगर विश्व गुरु बनने की स्थिति में हो रहा है, तो उसकी आत्मा में 2024 के आखिरी दिनों में जाने वाला ये व्यक्ति है जिसने डिजाइन किया कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। दुनिया भर में दिखाया कि भारत अगर सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, तो उसमें इतने बड़ी आबादी को हैंडल कैसे किया जा सकता है और कैसे उसे आर्थिक शक्ति के तौर पे उभारा जा सकता है। इसके पीछे मनमोहन सिंह है जो अभी इस रास्ते में जा रहा है। तो ये ऋणी होने का सवाल नहीं है। मैं अभी आपने पूछा कि कैसे राजनेता ऐसे थे मित्र कि जब ये प्रधानमंत्री के तौर पे कारवां में जाते थे तो उनके एक बॉडीगार्ड का भी व्याख्यान है। वो कह रहा है कि जो महंगी गाड़ियां होती हैं उस गाड़ियों में बैठ करके सड़क पे चलने वाली मारुति को देखा करते थे और बार बार कहा करते थे मेरी गाड़ी तो वही है। मारुति 800 में सवार व्यक्ति बाद में भी, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी। तो इतनी सरलता, इतनी सादगी। और इनकी बिटिया का बुक है जो ऑटोबायोग्राफी लिखा है, उसमें कहा है कि जब ये प्रधानमंत्री के घर से बाहर निकल करके जाने लगे और मैं घर में जाने लगे प्रधानमंत्री रखने के बाद, तो प्रधानमंत्री की चिंता प्रधानमंत्री की चिंता सिर्फ इस बात की थी कि उनकी लाइब्रेरी की तमाम किताबें सहेज के आ जाए, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं ताकि उनको पढ़ना। कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा किताबें थी इनकी लाइब्रेरी। तो कौन सा शख्स जा रहा है या वक्त पे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति जा रहा है। और कह रहा हूं कि मैं ये शताब्दी अगर ये कहलाने वाली है भारत की शताब्दी, तो इसके चौथाई हिस्से तक इस शख्स ने नजरों के सामने देखा है ऐसे ऐसे डायरेक्शन होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, तब ये आर्थिक शक्ति बनेगी। सर बहुत कुछ है जो सिंह साहब को लेके याद किया जाएगा, लेकिन सर उनका शांत सरल स्वभाव के लिए वो ज्यादा याद किया जाएंगे, ज्यादा जाने जाएंगे। निसंदेह। मैं हम लोग उसी परिपाटी से आते हैं। उड़ीसा तो और भी इस बात के लिए मशहूर है कि आपका जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए। और कैसा सादगीपूर्ण होना चाहिए उसके मिसाल है ये कि आपके अंदर उछलता नहीं होनी चाहिए। आप बहुत जानते हैं, उछल के बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो आपके कर्म में प्रतिबिंबित होना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। तो इस नाते मनमोहन सिंह साधु हैं, संत हैं, सादगी पुरुष हैं और उन्होंने बताया है कि चुप रह करके ही काम बोल सकता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका काम बोलेगा। और ऐसा है, उड़ीसा की बहुत बड़ी आबादी इसी भाव में जीती है। जगन्नाथ की धरती के लोग इसी भाव में जीते हैं कि उनका कर्म बोलेगा, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसमें उसके प्रतिबिंब हैं ये जो व्यक्ति जा रहे हैं। इन्होंने कभी भी ऊंची ऊंची बातें नहीं करी, कभी भी शोर शराबा नहीं किया। एक बराक ओबामा का एक बड़ा इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, जब उन्होंने कहा कि वो हाईली इम्प्रेस अगर विश्व में किसी व्यक्ति से हैं, खुद बराक ओबामा के बारे में कहा जाता था, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, जो
सत्र तक वहां के राष्ट्रपति रहे थे, वो भी सादगी पसंद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे आइडल पुरुष मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ बराक ओबामा या अमेरिका जैसे महाशक्ति नहीं, विश्व के बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं इनके अंतिम यात्रा में, दिगंबर बोध घाट पहुंचे हैं और तमाम असुविधाओं के बावजूद पहुंचे हैं, सारे एम्बेसडर पहुंचे हैं। हाँ। तो इन सबको लगता है कि जाते जाते इस राख से भी हम कुछ ले पाए। जिस व्यक्ति ने, जिसका चिंतन इतना विशाल है, इतना महान है, जो आरबीआई के गवर्नर के तौर पे पहले भारत की सेवा करता है, फिर विश्व बैंक में जाकर के वहां पूरी अर्थतंत्र को समझता है, आर्थिक नीतियों को समझता है और उसको विश्व की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसाद के रूप में वितरित करता है और उस प्रसाद के जरिए आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके हैं और आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि तीसरी बन जाएंगे और संभव है कि 2030 तक हम पहली बन जाए। तो इन सब के पीछे ये शख्स है जो सादगी पसंद है, जो सरलता पसंद है, जिसने पगड़ी के रंग को कभी नहीं बदला, एक नीले आसमानी रंग की पगड़ी हमेशा पहनते रहे और यही पहचान थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग से मिलते थे, जब भी मिलते थे तो लगता था कि कोई विशाल काय वट वृक्ष के नीचे बैठ के चला आया हूँ, उसकी छाया में बैठ के चला आया हूँ और जब बगल से गुजरना होता था लगता था कि पॉजिटिविटी का ये शख्स कितना है, देखने में बहुत दुबले पतले, वजन से बहुत कम, आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब बोलते थे और जब उनका अंदर से घट बोलता था लगता था कि हाँ, ज्ञान से क्या भरा हुआ सकती। तो ये मतलब हम, आप या कोई भी भारतवंशी जो आज दुनिया भर में लोग फैले पड़े हैं, अमेरिका हो, जहां तहाँ बहुत बड़ी तादाद में 1991 के बाद मनमोहन सिंह की नीतियों की वजह से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, विदेशों में जाके सिग्नेटरी हो गए हम आईटी इंडस्ट्री और तमाम चीजों में। उन सब के नींव में अगर कोई व्यक्ति है तो यही व्यक्ति है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जिसमें आप कहते हैं कि अलायंस, गठबंधन की सरकार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने गठबंधन की सरकार चला के दिखाई, तमाम सरकार के आरोप लगे, अलग अलग तरीके के आरोप लगे और हर कोई आरोप लगाता रहा। सरकार के राजनीति आलोचना और प्रत्यालोचना का विषय होता है। हाँ। लेकिन इसमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मनमोहन सिंह सर, लास्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा। आप बहुत बार मिले होंगे, बातचीत हुआ होगा, कुछ मेमोरीज सर याद करना चाहेंगे आप? एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मुझे याद आ रही है, जब कई लोगों को एडिटर्स के तौर पे बुलाया था इन्होंने और तब सरकार की बड़ी आलोचना हुई थी, बड़ी प्रत्यालोचना हो रही थी और करप्शन का आरोप था। तब ऐसा लग रहा था कि शायद मनमोहन सिंह नहीं हैंडल करेंगे लोगों को। हाँ। लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी आपके अंदर सवाल है, जितने भी सवाल हैं, हाँ, हर किसी से बोला। तो वो एक लगता था कोई वीर पुरुष बैठा है बीच में। जब मीडिया ने उस सरकार के खिलाफ जो मनमोहन सिंह की विदाई हुई 2014 में, तो उससे पहले जो चुनाव में सरकार के पहुंच पार्टी, तब आलोचनाओं का अंबार था, कोयला घोटाले, इतने घोटाले, 2G घोटाले, नंबर की कहानी की, जीरो लगा लो चाहो जितना, तो ये तमाम मीडिया क्रिएटेड और जो हालात थे उसमें लग रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति कोई भी नहीं होता फेस करता मीडिया को या प्रेस को। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और देखा मैं कि उन्होंने कहा कि हर तकरीबन 62 सवाल इन्होंने लिए अलग अलग लोगों से। तो ये जो वीरता होता है किसी व्यक्ति में, और कह रहा हूं ना कि उसके बाद से 10-12 साल का समय है और उसके बाद सरकार में उतरने के बाद अब भी एक सादगी पूर्ण स्थिति, अभी भी मिले थे कुछ लोगों से, मेरी तो मुलाकात उसके बाद नहीं हो पाई। हाँ। लेकिन प्रसंगों में बहुत सारी चीजें आई कि किसी ने इनके ड्राइवर को नजराना के तौर पे 500 रुपए दे दिए, ड्राइवर ने घर में आके बोला कि 500 रुपए उस व्यक्ति ने दिया। उन्होंने फिर फोन करके उस व्यक्ति को कहा कि ये पैसा ले जाइए आप, मेरे आसपास के लोग इस ढंग के नहीं है, नजराना की जरूरत नहीं है, आप आया और ब्लेसिंग दिया, यही काफी। तो इस लेवल का व्यक्ति जीता रहा है। हाँ। और देखता रहा, और व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई आप कहेंगे तो ऐसी मेरी कोई सामने कोई साक्षात्कार नहीं है। हाँ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए इनसे कई बार मिलना हुआ है और श्रद्धानत होने का वक्त है ये। और लगता है कि वाकई द्रवित होने का समय है ये। श्रद्धांजलि का वक्त है और क्या कहूँ इनके बारे में। सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटे हैं, सिंह साहब के बारे में और भी बातें करेंगे।